फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की जो करंट अफेयर्स की बुक है आंख वाली, उसको कवर अप कर रहे हैं एकदम अलग तरीके से। यहाँ पर मैं सीधे उस बुक का पीडीएफ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उसकी समरी पढ़ा रहा हूँ। जितना सब कुछ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ इस समरी में आपको मिलेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाओगे इस बुक को। अभी आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर है 11 तारीख को, सो उसके लिए भी 2-3 बार का रिवीजन बहुत जरूरी है नेशनल। तो आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रयासरत हो, प्रीलिम्स निकालना चाहते हो, सो इस बुक का तो आपको पूरा समरी मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ करंट अफेयर्स की जो एक बुक आती है आपका क्रोनिकल की, ठीक है, सो क्रोनिकल के पिछले 6 महीने की जो बुक है उसका समरी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर्स के बाहर नहीं आएगा, यूपी स्पेशल अलग आपको दिया जाएगा पीडीएफ की फॉर्म में। सो ये जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज बैच है, इसको अगर आप ज्वाइन करोगे 12 फरवरी से ये स्टार्ट होगा। एनरोल आपको अभी करवाना होगा, ये मैं पहले क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है, जिसके लिए फीस आपका मात्र 500 रुपीज़ रखा गया है, सिर्फ 500 रुपये। सो अगर आप चाहो इसमें ज्वाइन करना तो इसके लिए आप 9027281376 इस नंबर पर और 6395649901 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो, ठीक है। बहरहाल अगर ना ज्वाइन करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाले वीडियोस आप देखते रहो, इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ये जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी इसका लिंक दिया गया है। सो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ये है आपका कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023। सबसे पहली बात, ये जो कर्नाटक में चुनाव करवाए गए ये कौन सी विधानसभा के लिए करवाए गए, मतलब अभी तक जो 15वीं विधानसभा थी वो चल रही थी, अब वो फिनिश हो गई फाइनली। सो अब 16वीं विधानसभा कर्नाटक की, उसके लिए ये चुनाव संपन्न कराए गए। कर्नाटक में जो टोटल सीटें हैं ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, 224 सीटें हैं। पॉलिटी वाले सेक्शन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको क्या होगा, स्टेट दे देंगे और उसके रिगार्डिंग उनकी विधानसभा सीटें दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है, या फिर आपको 2 लिस्टिंग की फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको जो है मैच करवाना होगा। सो वो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स से ही आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये नंबर ऑफ सीट्स ज़रूर याद रखिए। कई सारे चुनाव हुए हैं अलग अलग स्टेट में, उन सबको यहाँ पर हमने कंपाइल करा हुआ है, आप इजीली सबको देख सकते हो, इनको ज़रूर याद रखना। एससी की बात करें यहाँ पर 36 सीटें हैं, एसटी की बात करें तो 15 सीटें। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी ले लिया इसको, ठीक है। मतदान प्रतिशत की बात करें 73.19%। ये डेटा एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है जब क्वेश्चन थोड़ा टफ बना दे, आपको 4 स्टेट के इलेक्शन के बारे में पूछा जाए कि इसमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, उस सिनेरियो में आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और अब तक ये सर्वाधिक मतदान हुआ कर्नाटक विधानसभा में, सो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन सी पार्टी जीती, मतलब सरकार किसकी बनी है, तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिद्धारमैया ये यहाँ पर सीएम बने हैं और डीके शिव कुमार ये यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने हैं। कर्नाटक विधानसभा के जो चुनाव परिणाम रहे फाइनल, तो इसमें 224 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की पार्टी को मिले 135 और वहीं मोदी की पार्टी को मिले कितने, 66 सीटें, ठीक है। सो ये सब कुछ है, मतलब अगर आप देखोगे ओरिजिनल इसका पीडीएफ बुक का तो आपको दिखेगा बहुत सारा मटेरियल, बट एग्जैक्टली वो अननेसेसरी है, इन फैक्ट्स के अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। आगे बात करें ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। सबसे पहली बात, ये जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है ये किसके द्वारा शुरू किया गया और कब शुरू किया गया था, तो 2022 में इसको शुरू करा गया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ऑब्वियसली बात है जब नारकोटिक्स की बात होगी तो कुछ अफीम, चरस, कुछ नशीले पदार्थ, इनकी रोकथाम के लिए होगी। अब ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उसकी तस्करी को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त को 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो हमारी नौसेना है, जो नेवी है, वो भी एनसीबी के साथ में काम कर रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस अभियान के तहत काफ़ी मात्रा में मेथाम्फेटामाइन इसको जब्त किया है। अब ये जो मेथाम्फेटामाइन है ये एग्जैक्टली है क्या, ये साइंस वाले सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
सो ऑब्वियस सी बात है, नशीला पदार्थ है, कुछ तो इसके अंदर इस तरीके का होगा जो कि प्रॉब्लम देता हो हमारी बॉडी को। सो ये मेथाम्फेटामाइन की बात करें तो ये एक शक्तिशाली व्यसनकारी उत्तेजक है, यानी कि एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाला ये वो है, और जो कि आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, कंट्रोलिंग यूनिट, उसको ये सीधे सीधे इफेक्ट करता है। और ये मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। अब जब बात चली है डोपामाइन की, तो इसके बारे में भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। डोपामाइन जो है ये शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण इत्यादि के लिए जो है उपयोगी है। ठीक है, सो ये सारी बातें हो गई जो आपको याद रखनी है। इसके बाद जब नशे की बात चली है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के इधर और इंडिया के इधर, मतलब इंडिया के वेस्ट में और इंडिया के ईस्ट में, दोनों ही साइड में अफीम के पूरे ये मतलब कहें तो एक तरीके से फैक्ट्री बनी पड़ी हैं। ठीक है, एक है आपका स्वर्ण अर्धचंद्र, ये यहाँ पर आपको ज़रूर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है स्वर्ण त्रिभुज। जब हम बात करते हैं स्वर्ण त्रिभुज की, तो इसके अंदर ये जो कंट्रीज़ हैं, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ये इसके अंदर आते हैं। वहीं जब स्वर्ण अर्धचंद्र की बात करें, सो इसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये एरिया आते हैं। एग्जैक्टली किस में कौन से एरिया आते हैं, कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, ज़रूर याद रखिएगा। अर्धचंद्र की बात करें, याद रखने का इजी तरीका है, पाकिस्तान का जब आप वो देखोगे फ्लैग, तो उस पर चंद्रमा बना हुआ है। ठीक है, और इधर हम बात कर रहे हैं किसकी, त्रिभुज की। सो इधर त्रिभुज में आपके थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आएंगे। और जब हम अर्धचंद्र की यानी कि चंद्रमा की बात करें, तब हम पाकिस्तान वाली साइड में जाएंगे, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान उस क्षेत्र में आएंगे। और ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं दुनिया में सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं, और हिंदुस्तान इसके बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और ये है हमारा पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। अब ये जो विरासत केंद्र है, ये कहाँ पर अवस्थित है, किसने इसका उद्घाटन किया, उद्देश्य क्या है? ये अवस्थित है, लोकेटेड है चंडीगढ़ में। राजनाथ सिंह इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। भारतीय जो युवा हैं, इनमें आईएएफ से जोड़ने के लिए भी ये प्रेरित करेगा। मतलब ये लोगों को, जो युवा है, यूथ है, उसको एनकरेज करेगा कि वो जाके इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। इसके लिए पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। इस विरासत केंद्र के माध्यम से आईएएफ की लड़ाकू क्षमताओं के अलावा मानवीय सहायता, आपदा राहत के लिए निभाई गई उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, इस सब को प्रदर्शित किया जा रहा है। सो ये सब कुछ है। बेसिकली आपको इसमें दो चीज़ें ही याद रखनी है, वो है आपका इसका लोकेशन, कहाँ पर इसको स्थापित किया गया और किसने इसका उद्घाटन किया। पर्पस तो आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर हिंसा की। मणिपुर हिंसा के बारे में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, सुना होगा, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस से रिलेटेड अवेलेबल हैं, और सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। बट यहाँ पर हम टू द पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात करें हम किसकी, मणिपुर राज्य की। अगर हम मणिपुर राज्य की बात करते हैं, सो मणिपुर स्टेट में कितने मतलब मणिपुर स्टेट जो है कितने और राज्यों से घिरा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो नंबर है 3। कौन कौन से राज्य है वो, नागालैंड है, असम है और मिजोरम। इन 3 स्टेट से घिरा हुआ है क्या, मणिपुर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो है आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है मणिपुर की साझा होती है। मणिपुर की बात करें, टोटल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 16 जिले हैं, जिसमें राज्य को जो है घाटी और पहाड़ी जिलों में डिवाइड करा गया है। घाटी और जो पहाड़ी जिले हैं, इसमें ये पूरा राज्य जो है वो डिवाइडेड है। पहाड़ी जिलों की संख्या की बात करें, कितने हैं, 5, और ये जो है राज्य के 90% क्षेत्र को कवर करते हैं। घाटी के जिलों की बात करें तो ये कितने, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% क्षेत्र ही अवेलेबल है जो घाटी क्षेत्र है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जिलों की संख्या 5 है, और ये राज्य के 90% क्षेत्र को कवर करता है। अब यहाँ पर जो प्रमुख जातीय समूह हैं वो कौन कौन से हैं, एक है आपका मैतई, एक है नगा और एक है आपका कुकी चिन। तो ये जो हैं आपके प्रमुख जातीय समूह हैं। इसमें मैती और जो ये दूसरे समूह हैं, इनके बीच में जो हिंसक झड़पें हुई वो आपको अच्छे से पता है। मैतई समुदाय की बात करें, ये मुख्यतः घाटी जिलों में, जबकि नगा और कुकी चिन की बात करें तो ये जो ट्राइब्स हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं।
मार्च 2023 की बात करें, वहीं से आग भड़की है जब मणिपुर हाईकोर्ट ने ये चीज़ कही कि जो गैर जनजातीय मैतेई समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा जो है प्रदान किए जाने पर विचार करने को इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इस बात पर विचार करे कि जो मैतेई समुदाय है इसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब वर्तमान में अगर हम देखें तो मैतेई समुदाय किसके अंदर था? ओबीसी के अंदर, या फिर अनुसूचित जाति, या फिर एससी के अंदर, मतलब कुछ जगह ओबीसी कुछ जगह एससी, उस कैटेगरी में ये वर्गीकृत था। अब ये समूह जो है अनुसूचित जनजाति मांग समिति के माध्यम से एक लंबे टाइम से ये बात चाह रहा था कि हमें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। उधर से जो हाई कोर्ट है मणिपुर की, उसने भी इस चीज़ को बोला गवर्नमेंट से कि आप लोग जो है इस पर विचार करें। अब जब हाई कोर्ट का ये वो आया, एक वर्डिक्ट आया, तो उसमें हाई कोर्ट ने जब बोला था राज्य सरकार से कि आप लोग जो इस पर विचार करें, तो उसके बाद फिर हिंसा इसमें भड़कनी ही थी। और हिंसा भड़कने से पहले एक अखिल भारत जनजातीय छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली इसका आयोजन किया। उसी के बाद फिर मणिपुर में हिंसा भड़की जो लंबे समय तक चलती चली आ रही है, अभी भी चल रही है। अगर हम बात करें 1949 की, जब हिंदुस्तान के मतलब इंडिया के जो वो था पूरा भारत संघ था, उसमें मणिपुर का विलय हुआ, तो उससे पहले मैतेई जो थे ये जनजाति के रूप में ही जाने जाते थे, मतलब इनको ट्राइब्स के रूप में ही एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन जब भारत संघ में ही शामिल हुए तब जो है इनको उससे हटा दिया गया। ठीक है, परंतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका ये जो दर्जा था वो छिन गया, और उसके बाद से ये लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर मैतेई को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो इसके विरोध में लोग क्या कहते हैं, इसके विरुद्ध में लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये विरोध होगा। ठीक है, विरोध में तर्क क्या है? विरोध में तर्क ये है कि जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर हैं, जिसमें नगा और कुकीचिन है, तो इन लोगों के अधिकारों पर सीधे हमला होगा। और दूसरी बात यह कि जो मैतेई समुदाय है, अगर इसको एसटी का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाकर ज़मीन को खरीद सकते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं और उस पर बस सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ये है। इसके बाद मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष, इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा, जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। इसके अलावा 2 सदस्य और हैं, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। सो ये पूरी टीम जो है, ये पूरा आयोग, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर में शांति समिति का गठन, ये इसके जो अध्यक्ष थी ये अनुसुईया उइके, ये मणिपुर की राज्यपाल हैं और इनको शांति समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया। इनके अलावा बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग और वो सब इसमें शामिल थे, बट वो पूछा नहीं जाएगा, पूछा सिर्फ अध्यक्ष के बारे में ही जाएगा। ठीक है, अब इस समिति का काम क्या है कि जो अलग अलग जाति समूह हैं इसके बीच में जो है शांति वार्ता को स्थापित करना और शांति लेके आना, एग्जैक्ट बात ये थी। अच्छा, मणिपुर में शांति समझौते की बात करें तो ये कब, कहाँ और किसके बीच हुआ? तो 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार और मणिपुर सरकार और UNLF, ठीक है, इसके बीच में, यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसके बीच में, ये मणिपुर का सबसे बड़ा हथियारबंद समूह है। अब UNLF की बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये जो है गठित हुआ था 1964 में, 1964 में, और ये मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, और ये है आपका राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। ये किसके द्वारा जारी किया गया? और ये संयुक्त रूप से जारी किया गया। किसके द्वारा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। ये पॉइंट जितने मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इन सबको आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट अब आप इसमें मिस नहीं कर सकते, ये एकदम समराइज्ड फॉर्म है। बात करें कि ये जो मूल्यांकन, मतलब ये इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको सर्वेक्षण को जारी किया जा रहा है? तो भारत में निर्माण फर्म जो हैं इनके नवाचार प्रदर्शन, यानी कि क्या इनोवेशन वो साथ में लेके आ रही हैं, क्या कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मूल्यांकन करना। वर्ष 2011 इसमें पहला राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण इसको जारी किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण
नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 है, इसके तहत जो सर्वेक्षण किया गया इसमें दो घटक हैं। एक घटक है फर्म स्तरीय सर्वेक्षण और दूसरा है नवाचार की क्षेत्रीय प्रणालियाँ। सो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, फर्म स्तरीय सर्वेक्षण की, जो कि बुक में दिया हुआ है। इससे प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया है जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक के नाम से हम जानते हैं, वो नाम इसको दिया गया। इस सूचकांक में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट, ज़रूर याद रखिएगा। पूरे के पूरे 36 शामिल नहीं है, यानी कि 28 यूनियन टेरिटरी और 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, सारे के सारे शामिल नहीं हैं। 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। बड़े राज्यों में कर्नाटका नंबर 1 पे आया, ये याद रखना है। तेलंगाना सेकंड पर, तमिलनाडु थर्ड पर, उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है इसमें 8वां। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि कर्नाटका नंबर 1 पर है और यूपी 8वें नंबर पर है, 8वें पायदान पर भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक में। ठीक है। अच्छा, पहाड़ी राज्यों की बात करें, उत्तराखंड जो है ये शीर्ष पर रहा। वहीं अगर अंतिम स्थान की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्वी राज्य जो है, असम को अगर छोड़ दें तो वो सब अंतिम स्थान पर ही रहे। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर बिहार रहा। केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव ये रहे नंबर 1 पर और अंतिम पायदान पर रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है आपका भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के बारे में। सो वर्तमान में भारत में जल निकायों की उपलब्धता, ये वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% है। किसके द्वारा जल निकायों की गणना को संचालित कराया गया, तो वो है आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और संपूर्ण देश में ये पहली बार हुआ है। जल निकायों में प्राकृतिक जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़, वो भी शामिल हैं और मानव निर्मित बॉडी भी हैं, जैसे कि तालाब की बात करें, टैंक की बात करें, झील की बात करें, तो ये सब ह्यूमन बीइंग के द्वारा इनको जो है डेवलप करा जाता है, इनको बनाया जाता है। तो ये मानव निर्मित जल निकाय हैं। इसके साथ साथ जल निकायों पर अतिक्रमण से जुड़े आंकड़े भी इसमें शामिल हैं। मतलब सिर्फ इसके अंदर वाटर सोर्सेज की बात नहीं हुई है, इसमें इस बात की भी बात हुई है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उस पर कितना अतिक्रमण किया गया है। यानी कि अगर कहीं झील है तो धीरे धीरे उसके आसपास जो है रिजॉर्ट और ये सब बनना शुरू हुआ। वो जो वाटर बॉडी है उसको एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरा उसको पॉल्यूट भी करा और धीरे धीरे उसको ख़त्म ही कर दिया। तो इस सब चीज़ का जो पूरा डेटा है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनके लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो है उसको डेवलप किया जाए। अब रिपोर्ट में क्या आंकड़े प्रस्तुत करे गए? देश में कुल जल निकायों की संख्या की बात करें तो 24,540। ये नंबर चाहें तो याद रख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की बात करें तो ये 97.1% है, ये परसेंटेज याद रखना सफिशिएंट है। शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की बात करें तो 2.9% है। ये दोनों ही डेटा याद रखिएगा, नंबर्स यहाँ पर एक बार को स्किप किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर बात करें जल निकायों की संख्या के आधार पर जो टॉप 5 स्टेट हैं, इसमें वेस्ट बंगाल है, यूपी है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और असम है। सो यहाँ पर यूपी आता है आपका सेकंड प्लेस पर। सो ये आपको ज़रूर याद रखना है, यूपी स्पेसिफिक भी क्वेश्चन है ये और करंट अफेयर्स का तो है ही। इसके बाद आगे बात करें कि कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित और 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखें। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या 24, 50, 87 ये दर्ज की गई है, जिसमें 97.98% ग्रामीण क्षेत्रों में लोकेटेड है और 2.02% ये शहरी क्षेत्रों में लोकेटेड है। इसके बाद आगे बात करते हैं, केरल जल बजट तैयार करने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य बना है। सबसे पहली बात यह है कि जल बजट एग्जैक्टली है क्या। जल बजट का मतलब क्या है कि यह किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले और उससे बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक है। ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम है जिसमें जितना पानी आ रहा है और कितना पानी उसके अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब कि इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, उसकी मात्रा का मापक है जल बजट। यह किसी जलकुंड या जलव्रत यानी कि एक्वाफर, इसके संदर्भ में आपूर्ति के सभी स्रोतों तथा संबंधित मोचन के मूल्यांकन का एक साधन है। और ये एक ऐसा आधारभूत उपकरण है जो एक प्राकृतिक परिवेश में जल की उपस्थिति एवं उसके बहाव के मूल्यांकन के प्रयोग
में प्रयोग इसका किया जा सकता है। और इसका उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जल स्रोतों के विकास को प्रबंधित यानी कि मैनेज करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बात हो गई जल बजट के बारे में। अब ये जो जल बजट था इसको पेश किसने करा, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत करा गया। केरल सरकार इसको क्यों लेके आई, तो वो ये कि भैया गर्मियों में जब जल संकट आ जाएगा तो उस टाइम पर उससे निजात पाने के लिए इसको जो है लिया गया है, मतलब इसको अपनाया गया है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, इसके बारे में क्या कुछ पूछा जाएगा। तो पूछा यह जाएगा कि कब और कहाँ इसको आयोजित किया गया, सम्मेलन की सह मेजबानी किसने करी और क्या कुछ इसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको कब और कहाँ आयोजित किया गया। 20 से 24 मार्च 2023 है ये। 2023 में इसको जो है आयोजित किया गया। कहाँ पर, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और सम्मेलन की सह मेजबानी की बात करें तो ये किसने करी, ये करी आपकी तजाकिस्तान और नीदरलैंड्स ने। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद ये पूरी तरीके से जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। सो ये सब कुछ है। फिर उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगले टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ये है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। अब इस नीति के तहत कितने राज्यों को मतलब अभी शामिल करा गया है इस नीति के तहत, या फिर कितने राज्यों में यहाँ पर चिकित्सा उपकरण पार्क जो है इनको स्थापित किया जाएगा। सो ये नंबर आपको याद रखना है, टोटल है 4। इसमें आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है, इसलिए ये नंबर भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर चिकित्सा उपकरण पार्क जो है उनको स्थापित किया जाने का अभी फैसला लिया गया है। अब इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि जो चिकित्सा उपकरण हैं इनके वैश्विक बाजार में अगले 25 सालों में 10 से 12% की हिंदुस्तान की हिस्सेदारी भी मतलब तय हो पाए। इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर कितना रहे, 10 से 12%, ताकि हमारा एक ग्लोबल स्तर पे हमारा मार्केट जो है वो और डेवलप करे चिकित्सा उपकरणों के मामले में। 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से हमें पहुंचना कहां तक है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये एक लक्ष्य तय किया गया है कि 2030 तक कम से कम इतना हम अपना जो है बिजनेस को ग्रो कर पाएं कि 11 बिलियन से हम पहुंच पाएं कहां तक, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक। और ये जो नीति है ये चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, इसके निर्माण की भी परिकल्पना करती है। सो एग्जामिनेशन में अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में आया तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सा उपकरण नीति के तहत ये जो स्टेटमेंट दिए गए कौन सा सही है। उसमें आपको एक स्टेटमेंट ये भी देखने को मिलेगा जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल की बात होगी कि इसको स्थापित किया जा रहा है। सो आपको याद रखना है यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल को जो है इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। 2030 तक 50 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हमें ग्रो करना है इस क्षेत्र में। इसके अलावा अगले 25 सालों में 10 से 12% ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है, मतलब हिंदुस्तान की हिस्सेदारी को तय करना है। और ये जो 4 स्टेट है यहाँ पर ये चिकित्सा उपकरण पार्कों को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है ये है आपका भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। सबसे पहली चीज़ तो यही कि कहाँ पर है, तो ये है आपका अरगम गाँव, बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि देखो कोई भी चीज़ हो गई, अगर आतंकवाद की अगर हम बात करें, उसको मिटाना है, उसको ख़त्म करना है, या फिर कहीं पर लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में अशांति है, वो विद्रोह करने की कगार पर है। सो ऐसी अगर कोई भी सिचुएशन है तो अगर वहाँ पर धीरे धीरे लोगों को एजुकेट करना शुरू करेंगे तब उनके अंदर जो है एक मतलब अलग सा परिवर्तन देखने को मिलता है। एजुकेशन सारी चीज़ों का हल है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों का हल है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर ये आपका पूरा जो है आतंकवाद से प्रभावित है। अगर वहाँ पर धीरे धीरे एजुकेशन डेवलप होगी तो लोग वहाँ पर समझना शुरू करेंगे चीज़ों को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके हैं उससे अपनी जो आवाज़ है उसको उठाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा पुस्तक गांव बनाया गया है, अरगम गांव। इस तरीके से आप कुछ याद रख सकते हो। सिंपली याद रहे तो वेल एंड गुड है, ना याद रहे तो इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, पुस्तक ग्राम स्थापित करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि लेखन और पुस्तकों के प्रति लोगों का प्रेम जो है उसको बढ़ावा देना, ये मेन पर्पस है। इसे स्थापित करने में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस संगठन को सहयोग दिया है? तो ये एक संगठन है जिसका नाम है सरहद। ये एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, ठीक है। अच्छा, विश्व का अगर हम बात करें पहला पुस्तक नगर ये कौन सा है, तो ये वेल्स यूनाइटेड किंगडम में है। देश का पहला पुस्तक ग्राम ये कौन सा है, तो ये है आपका भिलार गांव, महाराष्ट्र। अभी जो बांदीपुरा में है हमारा ये अरगम गांव जो है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है, ठीक है। और हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का जो पहला जिला है ये कौन सा है, आपका जामताड़ा जिला, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। और देश का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र ये धर्मदम, केरला में लोकेटेड है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। यह है आपका अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अब ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है एग्जैक्टली किसने, कब और कहाँ इसको स्टार्ट किया। सो भूपेंद्र यादव का नाम याद रखिएगा, ये आपके पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 21 मार्च जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है उसके अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। सो ये पर्टिकुलर डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 21 मार्च की, क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है उसको मनाया जाता है। और सेम डे पर ही इस परियोजना को अरावली ग्रीन वॉल परियोजना को लॉन्च किया गया। टीकली गांव हरियाणा में ये इसको स्टार्ट किया गया। यहाँ से मेन पर्पस क्या है, अगर आप अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे तो आपको ये अच्छे से पता होगा अरावली रेंजेस क्या हैं, रेजिडुअल माउंटेन्स हैं, यानी कि अवशिष्ट पर्वत हैं। अब ये जो पूरा क्षेत्र है, मतलब जिसके अंदर जंगल वगैरह हैं, अगर ये पूरा गायब हो जाए तो समझो कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषित हवा आती है वो डायरेक्टली एंटर करेगी और कोई भी रोकथाम नहीं होगी। तो बेसिकली ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। यहाँ पर ग्रीनरी लगानी है, खूब पेड़ लगाने हैं, जो 5 किलोमीटर का पूरा एरिया है, ठीक है। अब ये चौड़ाई की बात करें, लंबाई की बात नहीं, लंबाई तो काफ़ी है। अरावली पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन और मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से बचाने के लिए इसको शुरू करा गया है। मतलब कि यहाँ पर अरावली, जैसा मैंने भी आपको बताया कि अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। सो यहाँ पर जो सॉइल है, सॉइल इरोजन को रोका जाए, यहाँ पर जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है उसको यहाँ पर रोका जाए, रेगिस्तान में तब्दील ना हो भूमि, तो उस सब के लिए ज़रूरी क्या है कि आप वहाँ पर पेड़ लगाएं, ठीक है। सो ये 5 किलोमीटर का रेंज आपको याद रखना है कि 5 किलोमीटर का जो बफर क्षेत्र है उसको हरित बनाना है। चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर, इसको याद रखना। अच्छा, इस परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये 4, यानी कि 3 जो है इसके अंदर आपका स्टेट है और एक है आपकी यूनियन टेरिटरी। इस परियोजना के तहत वनारोपण, पुनः वनीकरण और जल स्रोतों की बहाली के माध्यम से अरावली के हरित क्षेत्र और जैव विविधता में बढ़ोतरी करना, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसको बढ़ाना, जल उपलब्धता यानी कि वाटर स्कैरसिटी ना हो वहाँ पर, इसके अलावा जलवायु में सुधार, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ ही हो जाएंगी। अच्छा, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये जो है 4 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दिल्ली आता है केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात शामिल है राज्यों के रूप में। तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी फैली हुई है। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वर्तमान में ये जो पर्वत श्रृंखला है ये अपक्षय और अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। और ये है आपका अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेसिफिक भी है, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27। सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब क्या होता है। सो अगर आप देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी, मतलब रॉ मटेरियल आएगा आपका कृषि से। सपोज आलू उगाए गए हैं, ठीक है। अब आलू उगे, उसके बाद पूरा जो इंडस्ट्री है, चिप्स वाली इंडस्ट्री जिसमें आलू के चिप्स बनाए जाते हैं, सो इनके बीच क्या हो रहा है, ये फूड जो आया है इसको प्रोसेस करा जा रहा है, आलू को चिप्स में कन्वर्ट कराया जा रहा है, मसाले मिलाए जा रहे हैं उसमें, उसके बाद फाइनली जो चिप्स का पैकेट है वो तैयार हो रहा है, ठीक है। सो ये जो खाद्य प्रसंस्करण है ये कड़ी है कृषि और उद्योग के बीच की। पहली चीज, उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है कि उस उद्योग में प्रदेश की जो हिस्सेदारी है 6% से 20% तक लेके जाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आज की डेट में जो इंडिया की पूरा हमारा वो है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है फूड प्रोसेसिंग में, इंडस्ट्री में, तो मात्र 6% है। इसको इंक्रीज करके 20% तक लेके जाना है अगले 5 सालों में, यानी कि 2022 से लेकर 2027 तक, अथवा नई नीति जब तक नहीं आ जाती तब तक यही नीति जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में रहेगी, मतलब इसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नीति के क्रियान्वयन के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो है ये नोडल विभाग रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोडल विभाग कौन सा रहेगा, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय ये नोडल एजेंसी होगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पॉलिटी का ये क्वेश्चन बन चुका है और ये 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा इस बार। ये तो चलो ठीक है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर दर्जा दिया गया, बट वो कौन कौन से दल थे जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया? अब ये थे आपके अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इनकी हेड कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनके हेड कौन है कमेंट सेक्शन में। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के जो हेड हैं वो आप बताइएगा, प्रमुख जो हैं। बाकी आपको याद रखना है, ये जो 3 पार्टियां हैं इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आगे बात करें, अब वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल हैं, नेशनल पार्टीज हैं, वो इन टोटल कितनी हैं? 6 हैं। निर्वाचन आयोग इसने निम्नलिखित राज्य स्तरीय पार्टियों का दर्जा रद्द कर दिया है, लेकिन ये पार्टियां पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में बनी रहेंगी। अब ये जो पार्टियां आप देख रहे हो, इनसे छीन लिया गया है राज्य पार्टी का दर्जा। इसमें आपकी राष्ट्रीय लोक दल यानी कि RLD जो कि उत्तर प्रदेश की है, भारत राष्ट्र समिति BRS, ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। इसके अलावा पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस PDA ये मणिपुर की पार्टी है। पट्टाली मक्कल काची PMK ये पुदुचेरी की पार्टी है। मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस MPC मिजोरम की। तो इन 5 पार्टियों से छीन लिया गया राज्य पार्टी का दर्जा। इसके अलावा एक पार्टी आपकी ये है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी कि RSP जो कि वेस्ट बंगाल की है। इसके बाद बात करें कि निम्नलिखित पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसमें लोक जनशक्ति पार्टी नागालैंड की, वॉइस ऑफ पीपल पार्टी मेघालय की, टिपरा मोधा कहाँ की? त्रिपुरा की पार्टी है। इसके बाद आगे हम बात करें, निर्वाचन आयोग के अनुसार हाल ही में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों में NCP और TMC को उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। NCP और TMC को राज्य दलों के रूप में मान्यता कहां पर मिलेगी? नागालैंड और मेघालय में। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। ये तो आपको पता ही है, अरविंद केजरीवाल इसके प्रमुख हैं। अब ये जो पार्टी है ये राज्य पार्टी के रूप में कौन कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में विद्यमान है? तो इसमें गुजरात, पंजाब, गोवा, ठीक है, ये तो हो गए 3 स्टेट जहां पर ये पार्टी जो है एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, इसको दर्जा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर भी ये स्टेट पार्टी के रूप में विद्यमान है। चुनाव चिन्ह झाड़ू है। वर्तमान में अगर हम बात करें कि देश में कितने नेशनल पार्टी हैं, इसमें 6 हैं इन टोटल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये टोटल 6 पार्टी हैं देश में इस समय जो कि नेशनल पार्टी के रूप में विद्यमान है। अच्छा, अब बात ये होती है कि भैया राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित जो मानदंड हैं, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968, ये ईयर इसका ज़रूर याद रखना कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश कौन से वर्ष का है? तो ये है आपका 1968 का। इसके तहत क्या क्राइटेरिया है किसी भी पार्टी के लिए नेशनल पार्टी बनना, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके पास? पहला कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव या फिर न्यूनतम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुआ हो। मतलब या तो लोकसभा के चुनाव में उसे 6% वोट मिले हों, या फिर कम से कम 4 ऐसे राज्य हों जहां पर उसे 6% जो है वोट मिले हों विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट, जो वैलिड वोट्स हैं उसका 6%, या फिर 4 स्टेट्स ऐसे हों जहां पर असेंबली के चुनाव हुए हों, उसमें इसको जो है 6% जो है वैध मत प्राप्त हुए हों, ठीक है। और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जो हैं वो प्राप्त की हों, मतलब 6% वोट हों और 4% सीटें, ये मतलब 4% नहीं 4 सीटें हों, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया है, या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता हो कोई दल। इसके अलावा अगर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों का न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, मतलब मान लो अगर हम बात करें 545 सीटों की, तो इसका 2% जो सीट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर दल ने जीती हों, और उस
सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। मतलब मान लो पहला क्राइटेरिया तो यही है कि 2% सीटें आपने जीती हों लोकसभा चुनाव में, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें। अब ये जो है मतलब लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में यहाँ पर कम से कम 3 ऐसे स्टेट होने चाहिए, जैसे मान लो यूपी है, एमपी है, उत्तराखंड है। इन 3 राज्यों से इसके मेंबर्स यहाँ पर आए हों, ठीक है। सो ये मेन क्राइटेरिया है। अगर ये फुलफिल कराए तब भी उसको एक नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिलेगा। इसके अलावा उस राजनीतिक दल को 4 या फिर अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, जो आम आदमी पार्टी को अब मिली है, ठीक है। इसमें राज्य भी है और इसमें यूनियन टेरिटरी भी होता है, ठीक है। सो इस तरीके से इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तब जो है किसी पार्टी को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसके बाद बात करें राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी बनने की शर्त क्या है। यदि कोई दल है जो लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त करने के साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें प्राप्त की हों। पहला क्राइटेरिया कि 6% वैलिड वोट्स उसने प्राप्त करे हों और 2 सीट्स उसने एक्वायर करी हों जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें। यदि इस दल ने राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, यानी कि लोकसभा के चुनाव हुए वहाँ पे 6% इसको सीट्स प्राप्त, मतलब 6% वोट प्राप्त हुए और राज्य में लोकसभा के कम से कम 1 सीट इसने जीती हो, इसके साथ में 1 सीट इसने जीती हो, तब ये जो है एक स्टेट पार्टी के रूप में इतने इसने जीती हो। या फिर यदि इस दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या फिर 3 सीटें, 3% या फिर 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो अर्जित की हों। टोटल जितनी सीट्स हैं उसमें से 3 सीटें तो 3% सीटें जीती हों या फिर कम से कम 3 सीटें तो जीती ही हों, तब जो है एक जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या फिर इस दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीती हो। या फिर यदि इस दल ने लोकसभा चुनाव या फिर राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत जो है 8% वोट ये प्राप्त किए हों, किसमें, लोकसभा चुनाव में या फिर राज्य के जो विधानसभा चुनाव होता है। और ये जो शर्त है ये 2011 में जोड़ी गई थी। इसके बाद अगले आर्टिकल की बात करते हैं और ये है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये जो है पहली चीज़ की केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब जो भी फाइनेंसिंग होगी वो केंद्र ही करेगी, ठीक है। मतलब केंद्र के द्वारा जो है इसको चलाया जाएगा। अब ये जो है किस वित्तीय बजट में इसको घोषित किया गया, तो 2022-23 का जो वित्तीय बजट था उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको घोषित करा और कहा कि 2025-26 तक इसको जो है रन कराया जाएगा। इसे कब, कहां और किसने लॉन्च किया, अभी तो हमने घोषणा की बात करी, लॉन्च एग्जैक्टली किसने करा, तो इसको करा गया 10 अप्रैल 2023 को किब्यूथू गांव जो कि अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। किसने करा, अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं। योजना के तहत जो राज्य है इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और संघ शासित प्रदेश लद्दाख। सो यहाँ से देखोगे आप तो लद्दाख आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, इसके अलावा आपका उत्तराखंड आएगा, फिर सिक्किम आएगा और उसके बाद इधर आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे इसमें योजना के तहत कवर किए गए हैं। योजना के तहत कितने जिले, ब्लॉक और गांव का समग्र विकास जो है वो किया जाएगा। 10 जिले इन टोटल इसके अंदर शामिल हैं, 46 ब्लॉक और 2967 गांव इस योजना के अंतर्गत आते हैं। योजना के प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। पर्पस क्या है, पर्पस है कि उत्तर में जो सीमावर्ती गांव हैं इनको विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव हुए। सबसे पहले मेघालय के विधानसभा चुनाव की बात करें, 11वीं मेघालय विधानसभा के गठन के लिए ये चुनाव कंडक्ट हुए। टोटल अगर हम बात करें विधानसभा की सीटें कितनी हैं मेघालय में, तो वो हैं 60। इसमें से 55 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं और एससी के लिए कोई भी सीट यहाँ पर रिजर्व नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखें। मतदान प्रतिशत की बात करें, 86.69% मतदान यहाँ पर हुआ। अब इसमें कौन सी पार्टी जीती, तो ये है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी। इसने यहाँ पर विजय दर्ज की और इसी के एक जो सदस्य हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी। नाम है कोनराड के सांगमा।
2 यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बने, प्रिंसटन टाइनसोंग और सुरिनाव लोंग। ये 2 जो हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो थॉमस ए सांगमा, ये जो हैं यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बने। इसके बाद अगला स्टेट आता है आपका नागालैंड का। 14वीं जो विधानसभा है, सो यहाँ पर जो है आपका 14वीं विधानसभा, इसके गठन के लिए चुनाव संपन्न कराए गए। टोटल सीट्स की बात करें 60 सीटें हैं यहाँ पर, और इन 60 सीटों में 59 सीट्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। यहाँ पर केवल 59 जो निर्वाचन क्षेत्र थे उसके लिए चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र, ये एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र था जहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जिनका नाम है काजेतो किनिमी, इनको निर्विरोध जो है विजय घोषित किया गया, मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ। पार्टियों द्वारा जो जीती गई सीटें हैं, इसमें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसने 25 सीटों पर विजय दर्ज की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 12 सीटें मिली। हेकानी जखातू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ज़रूर याद रखिएगा। नागालैंड के इतिहास में पहली बार ये एक महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई, और ये जो है दीमापुर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। नाम है हेकानी जखातू। इसके अलावा सल होंतु ओनोओ क्रूस, ये जो है एनटीपीसी की एक अन्य महिला प्रत्याशी हैं जो कि पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं। अब इस इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ग्रहण करी वो हैं आपके नेफ्यू रियो। उप मुख्यमंत्री की बात करें TR जेलियांग और यान थुंगी पैटन, ये 2 लोग जो हैं वो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सेरिंगेन लोंगकुमेर, इन्होंने जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण करी। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक्स और रह गए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 2-3 पेजेस हैं और जो हमें कवर अप करने हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें ये इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।